सभी को नमस्कार। प्रणाम। आयुर्वेद के द्वारा आयोजित इस नेशनल वेबिनार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट द मासेस फ्रॉम न्यू वेरिएंट्स ऑफ कोविड-19 आज के इस कार्यक्रम का ये शीर्षक है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोविड का जो नया वेरिएंट आया है BF7, इससे एक भयावह स्थिति पैदा हो रही है। कुछ केसेस इंडिया में भी देखने को मिले हैं और कैसे हम लोग को जागरूक रहना है, कैसे इस महाबीमारी से बचना है, इन्हीं सभी महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा आज करेंगे। कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले हम सभी लोग हमेशा की तरह सबसे पहले अपने आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी की वंदना के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। हमारे बीच में आज के कार्यक्रम में प्रोफेसर GS तोमर सर, जो कि ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन हैं, प्रेसिडेंट विश्वन, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। गेस्ट स्पीकर के रूप में हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर संजीव शर्मा सर, ऑनरेबल वाइस चांसलर, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी NIE जयपुर राजस्थान, आप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अनूप ठाकर सर, डायरेक्टर ITRA गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर गुजरात, आप सर मैं बहुत स्वागत करता हूँ। डॉक्टर RN आचार्य सर, डायरेक्टर जनरल CCRAS न्यू दिल्ली, सर आपका भी मैं इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर DC कटोच सर, फॉर्मर एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सर आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शांति चौधरी मैम, फॉर्मर रिसर्च ऑफिसर, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयाग में बहुत स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर अवनीश पांडे, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल रामापुर प्रतापगढ़ एंड सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी विश्व आयुर्वेद मिशन। इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का, जो भी इस कार्यक्रम को फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं या बाद में भी देखेंगे, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। भगवान धन्वंतरी की वंदना आप सभी लोग। ओम नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपद्मम् लोके जरारुग्भयमृत्युनाशम् दातारमीशं औषधीनाम् नापहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम् कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। धन्यवाद। फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर GS तोमर सर को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि सर अपने विचारों से हम सब। प्रोफेसर GS तोमर सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। सभी को प्रणाम। ओम आविर्बभूव कलशं तद्धर्णवाद्य पीयूषपूर्ण अमृतकृते स्वराणाम रुगजाल जीर्ण जनता जनत प्रशंसो धन्वंतरी स भगवान भवकाय भूयात्। ये आज के इस ज्ञान यज्ञ में मैं सबसे पहले बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं हमारे जामनगर आयुर्वेद विश्वविद्यालय गुजरात की इस पावन धरा पर हमारे कीर्ति का एक ध्वज फहराने वाले और हमारे आयुर्वेद का डंका बजाने के लिए निरंतर कार्यरत हमारे बहुत ही यशस्वी और ओजस्वी हमारे इसके IPGTRA के डायरेक्टर भूतपूर्व वाइस चांसलर भी हैं आप, और आपने निश्चित रूप से आयुर्वेद की छवि को उत्कृष्ट बनाने में जी जान से जो प्रयास किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और बधाई देता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज भी आप आयुर्वेद की हाई लेवल पॉलिसी में अपना एक योगदान दे रहे हैं, और आज आपका जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर खुला है WHO का, वो केवल आपके ही बड़ी परिश्रम का प्रतिफल है कि आज जो है गुजरात की पावन धरती पर एक ऐसा सेंटर एस्टेब्लिश हुआ है जिसने आयुर्वेद की छवि को एक नई दिशा प्रदान की है। और आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर आचार्य जुड़े हुए हैं, जिसके बारे में मैंने पहले चर्चा किया था कि युवा एक अच्छी सोच रखने वाले एक ऐसे व्यक्ति, एक अच्छे एकेडमिशियन, अच्छे एक रिसर्चर के हाथ में आज CCRAS की कमान मिली है, और जो निरंतर अपने शोध के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा इसको ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। हमारे साथ राजस्थान की उस पावन धरती पर ये हमारे NIA डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जुड़े हुए हैं, जो कि निश्चित रूप से अपने अथक प्रयास से
आयुर्वेद को लोकप्रियता के चरम शिखर पर पहुंचाने का जो कार्य किया है, उसके लिए मैं उनको प्रणाम करता हूं, बहुत नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि आप बड़े कठोर परिश्रम के द्वारा आपने आज संस्थान को जिन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, संस्थान की यात्रा विश्वविद्यालय तक पहुंचाने में आपका जो योगदान है वो युगों युगों तक लोग याद करते रहेंगे। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे साथ डॉक्टर कटोच जी भी जुड़ रहे हैं, जो कि भूतपूर्व एडवाइजर रहे हैं। आप भी निरंतर आयुर्वेद की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने में सक्रिय हैं। आज भी आप एक उत्कृष्ट चिकित्सक की तरह सीजीएचएस में एक महत्वपूर्ण पद पर कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर शांति चौधरी मैम जुड़ी हुई हैं, जो कि मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में आपने शोध अधिकारी के रूप में कार्य किया है, और आपने शोध अधिकारी के रूप में पीड़ित मानवता की सेवा में जो अभूतपूर्व कार्य किया है, उसके लिए आपको लगातार लोग याद करते हैं और आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर अवनीश पांडे जी, जो कि हमारे विश्व आयुर्वेद मिशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं, और साथ साथ में इस कार्यक्रम को अग्रणी बनाने के लिए निरंतर कार्यरत है, किस प्रकार से हम जन सामान्य को लाभान्वित कर सकें। उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष आपके द्वारा कार्यक्रम में आप निरंतर सक्रियता के साथ अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके लिए इनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करता हूं कि इनको इसी प्रकार से ओजस्वी और स्वस्थ बना करके इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपके सामने चाइना में जो नए वेरिएंट ने जो महामारी क्रिएट किया है, जो स्थिति आज चाइना में हो रही है, उसके चलते सारे विश्व में इसके प्रति एक भय का वातावरण तैयार हुआ है। और उस भय के वातावरण को दूर करने के लिए जहां पर पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति के विद्वान अपने हॉस्पिटल को इक्विप्ड करने में लगे हुए हैं कि अगर रोगी हमारे पास आएगा तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे उसको हम बचाएंगे, वहीं पर आयुर्वेद विधा से जुड़े हुए स्नातक होने के नाते, आयुर्वेद के विद्यार्थी होने के नाते हमारा एक मूल दायित्व है कि किस प्रकार से हम इस भयावह महामारी के प्रभाव को विखंडित कर सकें, कैसे हम पीड़ित मानवता को बचा सकें, किस प्रकार से हम जन स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। इसके लिए हम निरंतर कार्यरत हैं। मैं प्रारंभ से ही कोरोना कालखंड में मैंने प्रारंभ से ही कहा है कि इम्यूनिटी इज नॉट ए वन डे अफेयर। हमको निरंतर साल भर तक, वर्ष भर तक, जीवन भर अपने शरीर को आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य जैसे 3 उपस्तंभों के सही उपयोग करके हमको अपनी इम्यूनिटी को इंटैक्ट रखना है। यदि हमारी इम्यूनिटी इंटैक्ट रहेगी तो किसी भी प्रकार का वेरिएंट कोई हमारे सामने आए तो निश्चित रूप से हम उस वेरिएंट से अपने आप को बचा पाएंगे, चाहे वो ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट हो या कोई भी वेरिएंट रहो। रादर देन थिंकिंग अबाउट द वेरिएंट और पैथोजन, वी हैव टू boost up our immune system with the help of the Ayurvedic lifestyle and certain Ayurvedic drugs like tulsi, ashwagandha, गुरुची, मुलेठी and these things। तो कैसे हम इसका प्रयोग करें, तो इसके लिए एक स्ट्रेटजी तैयार करने के लिए आज का ये कार्यक्रम बुलाया गया है, जहां पर हमारे बड़े उत्कृष्ट चिकित्साविद अपने विचार रखेंगे, जिसके आधार पर एक खाका तैयार करके भारत सरकार को प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं डॉक्टर अवनीश पांडे जी आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे वक्ताओं को आमंत्रित करें और उनके विचार जान करके हम आगे इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर अवनीश पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके विचारों को सुनने के बाद हम कराते हुए हमारे आज के गेस्ट स्पीकर के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर अनूप ठाकर सर, गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी जामनगर गुजरात। सर मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप अपने विचारों से हम सभी को अनुग्रहित करेंगे। प्रोफेसर अनूप ठाकर सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर प्लीज नमस्कार, धन्यवाद। पहले तो मैं प्रोफेसर तोमर सर का, आदरणीय तोमर सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरा इतना अच्छा परिचय दिया, और वो उनका बड़प्पन है कि जो ऐसे शब्द उन्होंने कहे। हम तो एक आयुर्वेद के सेवक हैं और जितना बन पड़ता है। अरे सर आवाज नहीं आ रहा है। की कोशिश करते हैं। आ रही नहीं आ रहा है? आ रही है सर, आवाज आ रही है सर? आ रहा है सर, आ रहा है। तो हम तो
आयुर्वेद के सेवक हैं, जितना बन पड़ता है करते हैं, पर सर वो आपको आवाज नहीं आ तोमर रही सर सर, के तो दोबारा दोबारा कनेक्ट हो जाइएगा सर। नहीं आ रही है। हाँ ठीक है, अरे आपकी मैं करूं आवाज नहीं आ कि रहा है सर। दोबारा? अब आ रही है। नहीं, पर तोमर सर नहीं, सर हम आ लोग रही को है, तो आ आ रही रही है, है। आवाज आ रही है सर। हम लोग को आ तो रही आ रही है। आ है। रही आवाज आ रही नहीं, आचार्य सर को हाँ आवाज नहीं आ रही। आचार्य सर आप दोबारा जुड़ जाइए, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो हाँ तो रिकनेक्ट हो राइट, जाइए एक बार लीव करके। हाँ आपका आ रही है ठाकर साहब, आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ हाँ। तो तो ऐसा है कि वो तोमर सर का वो बड़प्पन है कि वो ऐसा सोचते हैं, पर ईश्वर ने मौका दिया है आयुर्वेद की सेवा करने का, तो जितना जी लगा के कर सकते हैं उतना करने की कोशिश में है, और तब हो पा रहा है। मैं प्रोफेसर तोमर सर का और अविनाश पांडे जी का आभारी हूँ, को जिन्होंने मुझे यहाँ आपके साथ जुड़ने का मौका दिया और इस नए वेरिएंट के बारे में बात करने का मौका दिया। मैं उनका भी अभिवादन करता हूँ, मैडम चौधरी जी और प्रोफेसर आचार्य जी, और जो हमारे साथ वक्ता जुड़ने वाले हैं, विद्वान वक्ता प्रोफेसर संजीव शर्मा जी और डॉक्टर डीसी कटोच ऑल्सो, उनका भी मैं अभिवादन करता हूँ। और हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनका भी अभिवादन करता हूँ। ये पिछले एक हफ्ते से ये न्यूज़ चल रही है। वैसे तो 15 दिन से ये चल रहा है कि भाई चाइना में कोरोना फैल रहा है और दुनिया इससे चिंतित हो रही है, और अब वो यूएस और दूसरे यूरोपियन कंट्री में भी फैलना शुरू हुआ है। तो ये चिंता का विषय ज़रूर है, और ख़ास करके हमारे पड़ोसी देश में चाइना में इस कदर फैल रहा है वो कि वहाँ बेड कम पड़ रहे हैं और उनके सभी उपाय जो हैं वो बौने साबित हो रहे हैं। तो ये ज़रूर से चिंता का विषय है पड़ोसी देश होते हुए। पर मेरा ये मानना है कि पिछली जो 3 लहर और चौथी लहर, जिसको एग्ज़ैक्टली चौथी लहर कह नहीं पाएँगे, ओमिक्रॉन के दरमियान जो हुई, तो उसके वजह से भारत में जो हमें लोगों को, पर्टिकुलरली जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो स्ट्रेटेजी और उनके जो प्रयास, कि एक तो वैक्सीनेशन जोर से किया गया, दूसरा कि उनके ही अध्यक्षता में आयुष मंत्रालय ने जो जोर शोर से लोगों को इम्यूनिटी के बारे में अवेयर किया और इम्यूनिटी से अवगत कराया, और जो अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, च्यवनप्राश और अन्य विधाएं जो लोगों को बताई गई, जो सौंठ और काली मिर्च और उनके काढ़े और वो सब, तो उसकी वजह से हम कोरोना को काबू करने में बहुत महद अंश में सफल हुए। इवन आयुष 64 का भी बड़ा रोल रहा और इसके बारे में बड़ी चर्चाएं हुई हैं। और अब तो ये जो मिशन और अभियान की वजह से ये स्थिति है आज के दिन में कि जो अभी एक अभियान चल रहा है, हर दिन हर घर आयुर्वेद, वो कहीं पहले ही सार्थक हो चुका है कि हर घर ये जानता है कि आयुर्वेद में क्या-क्या उपाय है और वो कैसे इसको यूज़ करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से थोड़े से अगर लोगों को फिर से जागृत करवाया जाए कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो पहले कि भई बाहर जाते हैं तो मास्क लगा के जाओ, भीड़ से दूर रहो, थोड़े से साबुन से बाहर से आए तो हाथ धुओ, बार-बार हाथ को सैनिटाइज करते रहो, और साथ में गिलोय या अश्वगंधा या तुलसी, जो भी आपको इम्यूनिटी बूस्टर उपलब्ध हो, या च्यवनप्राश, तो वो लेते रहें रेगुलर, या एज़ अ प्रिवेंटिव आयु 64 को लेते रहें। तो हम अपने आप को कोरोना से बचाव ज़रूर कर सकते हैं, और थोड़े से भी सिम्पटम मिले तो लंबी राह देखे बिना तुरंत संपर्क करके डॉक्टर का और आयुर्वेद के उपाय शुरू कर दिए जाए, तो इससे आसानी से बचाव हो सकता है। और आयुर्वेद की इवन औषधियाँ भी बहुत अच्छी कारगर साबित हुई है, जैसे स्वर्ण वसंत मालती और ये सब जो औषधियाँ हैं, जो इम्यूनिटी बूस्टर हैं, और वो पीछे कोरोना के अनुभव में उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। अ हमारे संस्थान ने और बाकी सब जगहों से भी बहुत सारे, मिनिस्ट्री के भी बहुत सारे एफर्ट्स हुए, सीसीआरएस ने भी बहुत एफर्ट्स किए हैं। तो काफ़ी सारे पब्लिकेशन हुए हैं। कोविड में आयुर्वेद की मेडिसिन के, आयुर्वेद की विधाओं के उपयोगिता और उसकी कारगर होने के जो प्रूफ हैं, ये इन पेपर्स से मिलते हैं, हाउ इफेक्टिव इट इज़। तो
इवन इवन मॉडरेट टू सीवियर केसेस में अगर आयुर्वेद साथ में दिया जाता है तो वो सिवियरिटी कम होती देखी गई है, रिकवरी जल्दी होते हुए देखी गई है। और अब तो ये स्थापित सत्य है बहुत सारी जगहों से। तो अगर आयुर्वेद का सुचारू रूप से, एवं योग का भी सुचारू रूप से उपयोग किया जाए और आयुर्वेद में जो वर्णित दिनचर्या, ऋतुचर्या, इसका सही तरीके से पालन किया जाए, आहार जो वर्णित है आयुर्वेद में, वो आहारचर्या भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना में ये पाया गया कि ये जो राय दी जाती थी कि भाई आपको भूख लगी हो, न लगी हो, आप बस खाना खाओ। और मैंने ये पाया कि इस वजह से काफ़ी सारे मरीजों को समस्या हुई। आयुर्वेद जो कहता है कि ज्वर में जब तक आपको क्षुधा उदीर्ण न हो तब तक लंघन करना चाहिए, आम पाचन हो न तब तक लंघन करना चाहिए। ये सर्वथा सत्य है और इसका कोरोना में पालन भी बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। न कि बहुत सारा खाना, क्योंकि ऑलरेडी अग्निमांद्य है और उनको आप अगर बहुत सारा खाना खिलाएँगे और हेवी जैसे पनीर-वनीर की चीज़ें खिलाई जाएँगी तो ये गुरु आहार है और अग्निमांद्य को बढ़ावा देगा और दिक्कत को बढ़ाएगा, क्योंकि आम भी बढ़ेगा और उससे ज्वर का वेग बढ़ेगा और उस फिर मामला बेकाबू होता है। तो एक तो ये, दूसरा पिछले कोरोना के अनुभवों में जो पाया गया कि बहुत सारा एडवाइस किया जाता था कि भई आप मौसम्बी या संतरे का बहुत सारा विटामिन सी के नाम पे जूस पियो, जूस पियो, जूस पियो, और ये सब जूस बहुत सारे पिलाए गए और उस वजह से ये भी हुआ कि एक तो कफ है आयुर्वेद के हिसाब से और वो कंजेशन है। ये जूस वैसे भी स्वरस जो है वो गुरु बताया है आयुर्वेद ने, और उसका अधिक मात्रा में सेवन हुआ तो उस वजह से कफ बढ़ा और बहुत सारे मरीज इसकी वजह से भी क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच गए। तो लोगों को ये समझाया जाए कि भाई ठीक है, जो कंटेम्पररी ट्रीटमेंट है उसमें लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पर खान-पान के बारे में, आपकी इम्यूनिटी बनाए रखने के बारे में कुछ अगर हम केयर लेंगे, कॉशंस लेंगे और ध्यान रखेंगे तो रिकवरी फास्ट होगी, डिटोरिएशन होने से बचेगा। और अगर यही चीज़ें जैसे अभी आपको लगता है कभी भी कि क्षुधा-मांद्य है, भूख नहीं लग रही है, तो खाना कम कर दो, लघु आहार लो, लंघन करो, गर्म पानी, गुनगुना पानी पीना शुरू करो, काली मिर्च या सौंठ लेना शुरू करो कि जिससे आम पाचन हो जाए। तो हो सकता है कि आपको कोरोना हुआ भी है या होता भी है तो वो माइल्ड सिम्पटम रहेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉडरेट तक जाएँगे और सिचुएशन खराब नहीं होगी। दूसरा ये कि लोगों तक ये भी पहुँचाने की ज़रूरत है कि जब आप कोरोनाग्रस्त होते हैं, ऐसा लगता है या शंका भी है, तो सबसे बड़ा एक दूसरा जो उपाय है वो ये है कि टेक रेस्ट। गिव योर बॉडी अ चांस टू गेट रिकवर एंड टू रिकूप, तो वो उस बीमारी से लड़ सके। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि लोग डरते हैं कि भई नहीं मुझे कोरोना है, ऐसा मैंने टेस्ट करवाया और डिटेक्ट हुआ, तो मुझे आइसोलेट कर दिया जाएगा और ये होगा और वो होगा और दिक्कत हो जाएगी। इससे बचने के लिए लोग बहुत लेट टेस्ट करवाते हैं और तब तक वो सब अपथ्य का सेवन कर रहे होते हैं और फिर अचानक से स्थिति बिगड़ जाती है। तो इन सब जो हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस हैं, उनको हम कंसीडर करके, उससे सीख लेके और लोगों में एक अभियान चला के, कैंपेन चला के अगर इससे लड़ें और इम्यूनिटी के बारे में और सब चीज़ के बारे में तो आयुर्वेद में क्या-क्या लेना है वो हम इतनी बार कह चुके हैं कि शायद अब लोगों को रट गया है। पर फिर भी ये बात भी इतनी सत्य है कि लोगों की स्मृति जो है ना बड़ी शॉर्ट मेमोरी होती है और इसलिए हुँ, फिर से उसका पुनरुच्चारण करके और फिर से लोगों को ये समझाना ज़रूरी है कि आयुर्वेद के आहार के सिद्धांतों का पालन, आयुर्वेद के जो इम्यूनिटी बूस्टर्स है उनका सेवन और वो सब किया जाए। और अब हमारे पास एक चीज़ ये भी है कि क्योंकि बाकी जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी पहले शुरू में विरोध होता था, पर अब वो विरोध करने का भी कोई कारण नहीं है क्योंकि अब हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ भी है कि कैसे आयुर्वेद इसके चिकित्सा में कारगर है और कितना इफेक्टिव है। और ये तथ्य दुनिया भर में ज्ञात है अब तो कि इतना बड़ा पॉपुलेशन होने के बावजूद भारत
और पहले ये सब चिंतित थे विश्व के देश कि जब भारत में फैलेगा तो ये कैसे कंट्रोल होगा। इस चिंता के बावजूद सबसे अच्छे तरीके से भारत में कंट्रोल हुआ। ऑफ कोर्स वैक्सीनेशन का बड़ा रोल है, पर आयुर्वेद और अन्य परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों का भी इतना ही बड़ा रोल रहा कि हम इसको काबू पाने में सक्षम हुए। क्योंकि अगर जितना बड़ा पॉपुलेशन है, अगर इस पॉपुलेशन में एक साथ फैलता तो शायद हमारी हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं वो कम पड़ जाती और मुश्किलें हो जाती। पर उस स्थिति में हम नहीं गए और बाहर बहुत सारे कंट्रीज में ये भी हुआ है कि फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव तक आए, पर हमारे वहां तीसरी लहर के बाद कोई ज्यादा बड़ी लहर आई नहीं। और इसका कारण कहीं न कहीं ये आयुर्वेद और अन्य परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग पब्लिक के द्वारा और आयुष मंत्रालय द्वारा जो अभियान चलाए गए उसके तहत, तो उसका उपयोग भी है। और मैं आई एम वेरी मच श्योर कि इस बार भी आयुष मंत्रालय अपना रोल बड़े खूबी और खूब जिम्मेदारी से निभाएगा। और हमारी सबकी एज आयुर्वेद चिकित्सक ये जिम्मेवारी बनती है कि हम जहाँ-जहाँ हैं, वहाँ जहाँ तक हमारी पहुँच है, वहाँ तक लोगों को जागरूक करें कि अब आप दिनचर्या, ऋतुचर्या और आहारचर्या का नियमित पालन करें और इससे बचें। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएँ। और मैं कहता हूँ कि हम आयुर्वेद का कहें तो ये भी कहना ही चाहिए कि भाई वैक्सीनेशन न ली हो तो वो भी लेनी चाहिए। क्योंकि मैं ये ज़रूर से मानता हूँ कि जो भी उपाय से, किसी भी उपाय से अगर हम स्वस्थ रह सकते हैं तो हर संभव उपाय करना चाहिए। तो ये भी हमें राय देनी चाहिए लोगों को। और आयुर्वेद से इम्यूनिटी बढ़ाने के बहुत सारे उपाय हैं जो ऑलरेडी लोगों को ज्ञात है। उसका प्रयोग करने के लिए अब समय आ चुका है कि हम लोगों को फिर से कहना शुरू करें कि भाई गोल्डन मिल्क एंड च्यवनप्राश, और अब तो ये ऋतु है च्यवनप्राश की, तो वो सब और अच्छा खान-पान, आँवला आ रहा है विटामिन सी के लिए, संतरे या मौसम्बी के बिना पीछे पड़े सबसे अच्छा सोर्स जो है आँवला है, तो उसका उपयोग किया जाए, जो कभी भी नहीं बढ़ाएगा और पित्त शमन भी करता है। तो ये सब उपाय हम लोगों को सूचित कर सकते हैं। और बड़े आसान तरीके से मैं मानता हूँ कि अगर थोड़ा-सा प्रॉम्प्ट वे में, अगर प्रोएक्टिव वे में एक्टिव हुआ जाए तो भारत इससे बच सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। मुझे मेरे विचार व्यक्त करने का मौका दिया उसके लिए मैं आभारी हूँ। और हाँ, ऑफ कोर्स अब ये फ़ायदा हुआ भी है इन कंपैरिज़न टू अदर कंट्रीज़ कि अब भारत में इंटीग्रेटेड अप्रोच भी अपनाया जाता है। जैसे मेरे अस्पताल में या हमारे अक्रॉस द रोड जीजी हॉस्पिटल है, तो जब भी कोविड का मैनेजमेंट लास्ट 2 वेव्स में हुआ, तो उनकी हॉस्पिटल में हम मेडिसिन प्रोवाइड करते थे। हमारे वहाँ जो एडमिट होते, वहाँ सीरियस कंडीशन होती तो वहाँ से मैनेज होता था। तो ऑल दिस इंटीग्रेटेड अप्रोच हेल्प्ड अ लॉट टू फाइट विद द कोविड। और यही अप्रोच आगे हमें भारत को फिर से इससे बचाने में कारगर साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप सबने मुझे मेरे विचार व्यक्त करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर ठाकर साहब। आपने निश्चित रूप से आयुर्वेद की उन बारीकियों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, और मैं बहुत बहुत साधुवाद भी देना चाहूँगा अपने आयुष मंत्रालय को, जिन्होंने हर दिन हर घर आयुर्वेद का नारा लगा करके यही संदेश सबके सामने फैलाया है कि हमको रोज ही आयुर्वेद की संदर्भ में चर्चा करना है, उसको जानना है। क्योंकि जो हमारी दिनचर्या है, हमारी जीवन शैली है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहर का क्षेत्र हो, वो हमारी रगों में रचा बसा है। तो उसको हम न भूलें। और पाश्चात्य चिकित्सा, पाश्चात्य से संस्कृति के अंधानुकरण में जो हमारी कल्चर है, पिज्जा, न्यूडल्स और बर्गर की कल्चर से हट करके अपनी ट्रेडिशनल फूड रेसिपीज पे हम ध्यान दें। और साथ साथ में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि आयुर्वेद जो है ये आपकी क्षुधा और अग्नि के संदर्भ में चर्चा करता है। हमारे यहाँ कहा गया है कि अक्ष कुक्ष भवा रोगा प्रतिष्ठाया ज्वरा
पंचेतु पंचरात्रेण रोगा नसत लंघनात्। जब तक कि खुल करके भूख न लगे तो आप अनावश्यक भोजन का प्रयोग न करवाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि न तो औषधि का प्रभाव मिलेगा, न अन्न का प्रभाव मिलेगा, और हमारा शरीर की और विकृति पैदा हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने जो कही कि बार बार कहते कहते हम लोगों ने कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये सब लोगों के दिमाग में आ चुका है। लेकिन हमको जागरूकता विद्यार्थियों से लेकर के, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक ये फैलाना है। तो आयुर्वेद मिशन ने यह संकल्प लिया है कि बच्चों के स्कूल्स के माध्यम से, हमारे वृद्धाश्रमों के माध्यम से, हमारे पेंशनर्स के ग्रुप्स के माध्यम से हम जीरेट्रिक हेल्थ और पीडियाट्रिक हेल्थ से लेकर के सभी वर्ग के लोगों को आगाह करेंगे कि एक बार पुनः आप आयुर्वेद की उसी पद्धति को अपनाना शुरू करें, जिसके चलते आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप रहेगी और आप निश्चिंत होकर के किसी प्रकार के वातावरण में अपने आप को रख सकते हैं। स्वर्ण प्राशन के संदर्भ में जो चर्चाएं हुई, तो स्वर्ण प्राशन, कुमार कल्याण रस, इनका प्रयोग जो है अवेकनिंग करने के हैं, बच्चों को कराना चाहिए, जिसके चलते बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ेगी और बच्चे सामान्य बीमारियों से ग्रस्त नहीं हो पाएंगे। एक बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही कि आज एविडेंस की बात जो हमारी WHO के बारे में चर्चा चल रही थी, तो आज हमारे इन औषधियों की गुणवत्ता के ऊपर, इनके प्रभावकारिता के ऊपर आज के मॉडर्न साइंटिफिक पैरामीटर्स पर शोध हुए हैं, पब्लिकेशंस हुए हैं और वो खरी उतरी हैं। मैं पहले से ही कहता हूं कि हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के वर्णित जो औषधियां हैं वो त्रिकाल सिद्ध हैं, क्योंकि वो प्रमाण से होती हैं, आप तो उपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। इसलिए आज भी हमको उनके सामने अगर सिद्ध करना है तो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण जो आपका एविडेंस बेस्ड है। तो डॉक्टर ठाकर साहब ने जो आपके सामने बात कही कि आज उसके आधार पर भी तमाम पेपर्स हमारे पब्लिश हुए हैं इन हमारे औषधियों की गुणवत्ता के ऊपर, तो उनको हम लोग खुल करके प्रयोग करें। तो ये एक ऐसा मौका है कि फिर हम जो है वैश्विक क्षितिज पर आयुर्वेद का डंका बजा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके प्रयास केवल बातों तक ही नहीं, आपने गुजरात में जो कार्य किया है, गांव गांव तक, क्षेत्र क्षेत्र तक, आपने बुकलेट्स के माध्यम से, अवेयरनेस कैंप्स के माध्यम से आपने जो कार्य किया है वो सराहनीय है। और भगवान धन्वंतरी आपको स्वस्थ रखे, चिरायु रखे और आप निरंतर आयुर्वेद की इसी प्रकार सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए प्रोफेसर ठाकर साहब। अब मैं अवनीश जी आपसे कहूंगा कि आप डॉक्टर प्रोफेसर संजीव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप जरा एक बार निवेदन करें। प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, जो कि एक ऐसे यशस्वी और हमारे कर्मठ व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान में एक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो हमारा था, उस संस्थान की यात्रा से विश्वविद्यालय तक की यात्रा तक इस संस्थान को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और मैं बहुत, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मैं इनको आज के युग का पंडित शिव शर्मा कहता हूं, क्योंकि ये अपने व्याख्यान के द्वारा सबको मोहित कर देते हैं। और साथ साथ व्याख्यान के अलावा मैंने संस्थान में जाकर के देखा, इन्होंने ऐसी ऐसी चीजों को संस्थान में शुरू किया है जो कि निश्चित रूप से आज की पीढ़ी के लिए अनुकरणीय है। मैं चाहता हूं कि आप राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान डीम्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होने के नाते आपके प्रयास निश्चित रूप से हमारी भयग्रस्त जो हमारी पीड़ित मानवता है उसको बचाने के लिए आपके द्वारा जो प्रयास किए जाएंगे वो सार्थक होंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपने उद्बोधन से हम लोगों को लाभान्वित कराएं। प्रोफेसर संजीव शर्मा जी को आमंत्रित करिए। डॉक्टर अवनीश जी। सर अभी सर नहीं जुड़े हुए हैं सर। अच्छा, आप आचार्य जी बुलाइए, संजीव शर्मा जी को, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है बहुत। हाँ, आचार्य जी को बुलाइए। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि इस समय भारत सरकार भी ये प्रयास कर रही है, सारे चिकित्सालयों में ये मतलब आदेश जारी हो गया है कि पूरी तरीके से बेड तैयार रखें, वेंटिलेटर तैयार रखें, और आयुर्वेद कह रहा है कि हम कैसे बचाव कर सकें। तो हम सभी का ये प्रयास है कि हम अगर बचे रहेंगे तो ये ईश्वर करे कि सारे के सारे बेड ऐसे खाली पड़े रहें, उनकी जरूरत ही ना पड़े। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और शायद हमारा ये जो जागरूक करने का जो अभियान है सफल होगा, और कहीं ना कहीं पिछली जो गलतियां हम लोगों ने की हैं उससे एक सबक मिला है, और पहले शुरुआत में केस मिलने पे लोग अलर्ट हो गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लापरवाही पिछली बार वाली नहीं दोहराई जाएगी। मैं हमारे अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर RN आचार्य सर हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर जनरल CCRS न्यू दिल्ली। सर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करेंगे।
प्रोफेसर डॉक्टर आर्यन आचार्य सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। am I audible? हाँ, आपका मेरी वीडियो आवाज ऑन नहीं है डॉक्टर साहब। वीडियो नहीं आ रहा है हाँ सर, सर, वीडियो वीडियो इसीलिए मैं ज्वाइन कोई कर कोई रहा बात था। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऑडियो आ रहा मेरा है। लैपटॉप में थोड़ा वीडियो का प्रॉब्लम हुआ अभी। ओके, कोई बात नहीं, ऑडियो आ रहा है। अब सर्वप्रथम मैं हमारे गुरुतुल्य गुरुवर प्रोफेसर जीएस तोमर साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे को योग्य समझा इस वेबिनार में बुलाने के लिए। मैडम शांति चौधरी जी, Dr. Avinash ji, and my seniors and colleagues, senior Professor Anup Thakur ji, Director ITRA, Vice Chancellor संजीव शर्मा जी और पूर्व एडवाइजर कटोच जी को सबको नमस्ते देते हुए मेरा वक्तव्य कल से जो डेवलपमेंट हुआ है भारत सरकार में उस विषय से शुरू करूंगा और फिर आगे क्या डिस्कशन क्या हुए। तो कल सर्वप्रथम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रिव्यू लिया, जो कि हमारे सेक्रेटरी साहब खुद अटेंड किए थे, और मैंने उसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस आया कि हमको आगे इस महामारी को पुराना अनुभव को ध्यान में रखते हुए कैसे हम आगे इसमें बढ़ाया जाए। और आज भी NCISM के आफ्टरनून में सब कॉलेज को निर्देशन दिया गया है कि कॉलेज उसी हिसाब से भी सब शिक्षक अपने हॉस्पिटल में इस हिसाब से रेडी रहे। CCRS भी अपने हिसाब से इस काम में जुड़ा हुआ है और हमने हर सेंटर को भी क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी चीज उभर का है, जो हमारे अनुप ठाकर जी ने बताया कि पूर्व अभिज्ञता के कारण हमने कई जो देखे, कई हॉस्पिटल्स में कई लोगों में जागरूकता तो था, अवेयरनेस था, बट सम छोटे मोटे गलतियों की वजह से या कुछ अंडर एस्टिमेट किए जिन लोगों ने कि आई थोड़ा सा खांसी है क्या करूं, दवाई क्यों लूं। हमने देखा हमारे साथी लोगों की भी खोया हमने। तो इस टाइप की चीज को अवॉइड करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स को ज्यादा से ज्यादा बताया जाए कि और हमारा जो पुराने एक्सपीरियंस है चिकित्सा के जो क्लिनिकल एविडेंस हमारे साथ है, 2 साल के पहले स्थिति अलग है और आज की अगर थर्ड वेव आता है इंडिया में, फोर्थ वेव जो भी उसको डेजिग्नेट किया जाए वो आता है, तो उसकी स्थिति संपूर्ण भिन्न है। इससे पहले जो स्थिति था, हम लोग एक अलग कैटेगरी में माना जाता था आयुष सिस्टम को, और हमारे पास उस टाइप का एविडेंस नहीं था जिसको कि हम दिखा सके कि वी कैन डू समथिंग। बट नाउ वी आर इन ए स्टेज वी कैन शोकेस आवर स्ट्रेंथ इफ यू आर अलाउड इन दैट वे। तो इसके हिसाब से जो पहली चीज आया है कि जो 2 डोज ले चुके हैं और प्रोफाइलैक्टिक बूस्टर डोज भी ले चुके हैं, उनके लिए हमको प्रिवेंटिव मेथड्स के हिसाब से जो हमारा गुरुचीग है, आयुष काढ़ा है, उसमें हम अगर किसी को सिम्टम्स आता है और नहीं भी आता है तो प्रिवेंटिव के हिसाब से उसको चालू कर सकते हैं जो ठीक समझे। और जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लिए हैं उनको अवेयरनेस करके उन सबको इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, अभी सबके लिए तो अलाउ होगा, उनको पहले प्रोत्साहित किया जाए कि आप बूस्टर डोज लीजिए। अगर कहीं पे छूट गए हैं तो उसको हमारे आयुष डॉक्टर्स हमारे क्लिनिक्स में जैसे पहले हमने किया था कि ओपीडी पे आते हैं तो पहले पूछते थे, एक स्टाम्प लगा, कोई भी पेशेंट ओपीडी में आए, आपने फर्स्ट डोज लिया, आपने सेकेंड डोज लिए, आपने बूस्टर डोज लिए, बूस्टर डोज तक वो बंद हो गया था। तो अभी हमको ये भी ओपीडी लेवल पे ये करना है कि जो भी पेशेंट हमारा रजिस्टर्ड होके आते हैं उनको पहले पूछना है कि आपने ये सब स्टेज लिए कि नहीं, उसको वहीं से एक हम उतना कंट्रीब्यूशन हम आयुष ओपीडी से कर सकते हैं। और आगे जो भी है कि हमारे आयुष जो आयुरक्षा किट था जो उसको फ्रीली अभी हम रेडी रख रहे हैं, ये भी नहीं प्रिवेंटिव मेथड से भी हमने आज बात कर ली है IMPCL से, उसको हम प्रिपेरेटरी फेज में रख रहे हैं उसके हिसाब से। तो उस भगवान करे ना आए, जैसे पांडे जी ने बताया कि हम भगवान से धन्वंतरी से प्रार्थना है ये हमारे पास ना आए, फिर भी हमने इसके लिए जागरूक रखना पड़ेगा क्योंकि पूर्व सीख हमको बहुत कुछ देता है। तो इस टाइप का जैसे थोड़ा सा सोर थ्रोट होता है तो हम उसको भी अवॉइड करते हैं। तो लेकिन उसके लिए भी हमारा यष्टि मधु है, जो भी हमारा पूर्व अनुभूति है कि क्यों लगभग हमने CCRS ने खुद
मोर देन 30 क्लिनिकल स्टडीज किया है और 150 से ज्यादा क्लिनिकल स्टडीज हुए हैं इंडिया में कोविड के ऊपर, ऑल आर इन पब्लिक डोमेन। और उसमें से पर्टिकुलरली जैसे प्रोफेसर ठाकर जी ने बताया, आयुष 64 का इफेक्ट हमने देखा है और ये सबसे बोथ प्रिवेंटिव एंड ऑल्सो आपकी आवाज आगे इसमें सेल्फ रेस्ट्रिक्शन, हेलो, हाँ, सेल्फ रेस्ट्रिक्शन, हाँ, सेल्फ रेस्ट्रिक्शन पर्टिकुलरली जो आयुष का कोविड का गाइडलाइंस था और कोविड अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर जो वर्ड बताया गया है, हमारा माननीय प्रधानमंत्री जो बार बार बोलते हैं अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर, आपने सब लोग ने हमने देखा कल इमीडिएटली आफ्टरनून में जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ उसमें सब हमारे पार्लियामेंटेरियन ने मास्क पहन के आगे, और मीटिंग में भी कल जो प्रधानमंत्री जी ने लिया सब जितने भी ऑफिसर से अधिकारी, सो ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना, और जो अब अनूप भाई ने बताया कि आहार विहार को संतुलित रखना, इस चीज को कई लोगों ने नजरअंदाज किए, जिसकी वजह से ही कई लोगों को इसमें कामयाब होना पड़ा। हमने देखा सोसाइटी में जो मैडम अभी बताएंगे अपना सीनियर फिजिशियन के हिसाब से उनका एक्सपीरियंस, ये सब चीज को ध्यान रखना ही पड़ेगा। और जो नेक्स्ट आता है कि उनको सबसे बड़ी चीज है टेस्टिंग का। अगर हमको थोड़ा सा भी किसी को डाउट लगे इमीडिएटली गो फॉर टेस्टिंग, वो अवेयरनेस पेशेंट्स में आना चाहिए। और बीइंग ए फिजिशियन हम आयुष सेक्टर में भी लोगों को उसको प्रोत्साहित करें कि हाँ या गो फॉर टेस्टिंग एवरी टाइम, देन इमीडिएटली वी कैन मैनेज। अगर कॉम्प्लिकेशन से भी हम बच सकते हैं और कॉम्प्लिकेशन को ना जाए उसको भी हम देख सकते हैं। इसी के साथ अभी सब उसके ऊपर बताएंगे, और संजीव जी हैं जिनके पास वास्ट एक्सपीरियंस है, वो आगे डिटेल्स के ऊपर बीइंग ए क्लिनिशियन वो ज्यादा बता पाएंगे। उसी के साथ अगेन मैं सम्मानीय तोमर सर को धन्यवाद अर्पित करता हूं, और अश्विनी पांडे, अविनाश पांडे जी को भी धन्यवाद अर्पित करता हूं कि मेरे को ये सुजोग दिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर आचार्य जी, आपने निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात कही कि आज जिसकी दरकार थी, क्योंकि जिसके बारे में हम लोग कहते हैं कि एविडेंस बेस्ड, तो वो रिसर्च के बारे में आज जो है हमारे सामने डेटा अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं, आपके पब्लिक डोमेन में है, और उसके आधार पे आप लोग विश्वास करके वो काम करें। दूसरी बात आपने कहा कि प्रिपरेशन तो एक मैंडेटरी है, तो हम लोग निश्चित रूप से चिकित्सालयों को मैंडेटरी तैयार भी रखें कि अगर कोई रोगी आता है तो आयुर्वेद का केवल रोल प्रिवेंटिव ही नहीं है, जैसा कि आपने कहा कि इवन द प्रिमिटिव स्टेज ऑफ द कंडीशन एंड द डिसीज कैन बी कंट्रोल्ड, इवन इट कैन बी क्योर्ड इन द इनिशियल फेज, नॉट ऑल। अगर इमरजेंसी होती है तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो प्रचार है, जो उनका एक संकल्पना है वन नेशन वन हेल्थ, उसके ऊपर जो कार्य किया जा रहा है, तो हर क्षेत्र में हर चिकित्सा पद्धति की अपनी सीमाएं हैं। तो हमको रोगी को पहले देखना है, हमको व्यक्ति को लाभ पहुंचाना है, हमारा कोई आपस में झगड़ा नहीं है, हमारा हम वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जहां जिसकी लिमिटेशन है, अगर किसी रोगी को एलोपैथिक चिकित्सकों से भी मैं निवेदन करता हूं कि अगर आपको लगता है कि रोगी प्रिमिटिव स्टेज में है, इसको हम आयुर्वेद से कंट्रोल कर सकते हैं, तो आयुर्वेद दवाइयों का साथ में प्रयोग करें, तो निश्चित रूप से उसकी मारकता को हम रोक सकते हैं, घातकता को बचा सकते हैं, और रोगी को बहुत अच्छी तरह से हम संभाल सकते हैं। तो हमको इस दृष्टिकोण से काम करना है। या भी क्रिया विजायन्ते शरीरे धातवा समा सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद्विजामतम। किसी भी मेजर से यदि हम रोगी को लाभ पहुंचा सकते हैं, यही चिकित्सा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके बहुत उपयोगी सुझावों के लिए और समय निकालने के लिए। आशा करता हूं कि ये हमारी शुरुआत है, हम भविष्य में भी प्रत्येक वर्ग के लोगों को आगाह करने के लिए आपको पुनः पुनः तकलीफ देते रहेंगे। डॉक्टर आचार्य जी को किसी अन्य कार्यक्रम में भी जाना है, तो मैं आपसे पुनः धन्यवाद देते हुए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप इसी प्रकार से कार्य करते रहें, जिससे आयुर्वेद की छवि समाज के सामने निकल सके और पीड़ित मानवता की एक सेवा हो सके। धन्यवाद आचार्य जी। थैंक यू सर। अवनीश जी, आप एक बार ट्राई करिए माननीय संजीव जी को, कुलपति महोदय को। सर जुड़ नहीं पा रहे हैं, या तो सर आप सर वो फोन पे ले लीजिए, या तो फोन पे मैं बात अगर करता हूं, फोन पे लेता हूं।
स्पीकर पे लेके सर, एक्चुअली वो नेटवर्क की प्रॉब्लम, बहुत पुअर नेटवर्क आ रहा है। स्पीकर तो पे ले अभी लीजिए आप सर उनको। हाँ, अभी उनका फोन आया था, मैं बात कर रहा हूँ, दोबारा बात कर रहा हूँ, स्पीकर पे ले रहा हूँ, ठीक है। कटोच जी भी नहीं जुड़ पा रहे हैं इसी वजह से। और आज आज की परिस्थिति में आयुर्वेद की जो स्थिति है, तो मैं चाहता हूं कि हर घर में आयुर्वेद को हम किस तरह से जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी की सारी लाइफ स्टाइल लोगों को जागरूक करें। सवेरे प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि पर्यंत हमको क्या कार्य करना है, कैसे जीना है, क्या रहना है, इसके बारे में जागरूकता पाएं। और डॉक्टर शांति जी से मैं निवेदन करूंगा कि हम लोग महिला किशोरियों के लिए एक कार्यक्रम करेंगे, और एक हम वृद्धों के लिए कार्यक्रम करेंगे, एक बच्चों के लिए कार्यक्रम करेंगे स्कूल्स के माध्यम से, जिसमें इलाहाबाद के सारे पॉपुलर स्कूल जुड़े रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि किसी प्रकार से हमको अपनी पूरी तैयारी के साथ, जैसे बॉर्डर पे कोई आर्मी जब आक्रमण होता है तो हमारी पूरी बॉर्डर पर सेना तैनात हो जाती है, तो हमको अपने शस्त्र को लेकर के तैयार रहना है और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से लोगों को स्वस्थ रखना है। संजीव जी का फोन भी लग नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, तो मैं कहता हूं तब तक आप बहन शांति जी को आप निमंत्रित करें और उनके विचार जाने, उसके बाद में अगर आप जुड़ पाते हैं तो आपको अब लोग सुनेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, हम लोगों ने वो दौर भी देखा जब कोरोना का नाम पहली बार लोगों ने सुना था, और आयुर्वेदिक डॉक्टर ने किया कोरोना का इलाज, या अगर कोई नाम भी ले लेता था आयुर्वेद और कोरोना की चिकित्सा, तो जेल हो जाती थी। ऐसा भी हम लोगों ने वो दौर देखा है। लेकिन आज हुआ है मैम, ऐसा हुआ है। प्रारंभ के दिनों में जब कोरोना आया था तो हम लोग वेबिनार भी करते थे, तो वहां पे कभी ये खुल के नहीं कहते थे कि हाँ, इस दवा से हम कोरोना ठीक कर लेते हैं। तो कहीं न कहीं आज हम लोगों का व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए ना। बिल्कुल, जैसा सर ने कहा कि हमको जो है कॉम्प्लीमेंटरी होना चाहिए, एक दूसरे का पूरक होना चाहिए, और जिस भी विधा से अगर रोगी ठीक हो रहा है तो उसको अपनाना चाहिए। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अगर हम ये उद्देश्य लेके चलते हैं तो सबका कल्याण होना सार्थक हो जाएगा। और इसी क्रम में मैं हमारे अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में बहन डॉक्टर शांति चौधरी मैम हमारे बीच में हैं, जो कि फॉर्मर रिसर्च ऑफिसर मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज। मैम, मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अनवरत करेंगे। डॉक्टर शांति चौधरी। सबसे पहले तो मेरा सबको सादर प्रणाम। इतने अच्छे अच्छे विशेषज्ञों को सुनने का अवसर मिल रहा है। मैं विश्व आयुर्वेद मिशन के अध्यक्ष, हमारे बहुत ही लोकप्रिय, या कह सकते हैं कि आयुर्वेद का पर्याय बन गए, प्रोफेसर जीएस तोमर जी, और हमारे सचिव हमारे अनुज डॉक्टर अवनीश पांडे जी का मैं बहुत उनको प्रणाम करती हूँ। उनका बहुत साधुवाद कि इतनी तरह के समय में भी वो किसी भी तरह से अपना वेबिनार के लिए समय निकाल ही लेते हैं। ये बहुत ही प्रशंसनीय है। मैंने अभी सुना प्रोफेसर अनूप ठाकर जी को, तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि अगर जरा सा भी आपको लक्षण लगते हैं तो शरीर को चाहिए आराम, और आराम करिए, और जबरदस्ती सारी चीजों को खाते रहे कि इसमें इम्यूनिटी है। विटामिन सी के लिए हम ढेर सारे मौसमियाँ खा रहे हैं, संतरे खा रहे हैं, नींबू का रस पी रहे हैं, शिकंजी लगातार पीते चले जा रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकती हैं। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि हम आराम करें, अपनी जो स्थिति हो सबसे पहले उसे समझने की कोशिश करें कि क्या हमें, हमारे पास अभी हमारे पूर्व अनुभव हैं। पहली बार जब कोरोना की लहर आई थी तब हम अनुभवहीन थे, हमें ये पता ही नहीं था कि ये वायरस है क्या वास्तव में। लेकिन अब हमारे पास ढेर सारे अनुभव हैं, बहुत सारी हमारे पास शोध सामग्रियां उपलब्ध हैं, हमें काफी कुछ जानकारी मिल चुकी है इसके बारे में। हमने ये भी समझ लिया है कि आयुर्वेद का
इसमें क्या आयुर्वेद की भूमिका है। प्रोफेसर R.N. आचार्य जी ने इतनी सुंदर ढंग से बताया कि मोदी जी ने जैसे ही एक आहट भर लगी चीन में कि जबकि अभी हमारे देश तक बहुत सीमित मात्रा में मतलब 123 करीब कुल संख्या जो सुनाई पड़ रही है और जिसमें कि सिर्फ एक कैजुअलिटी हुई है और वो भी कोई जरूरी नहीं है, ये प्रमाणित नहीं है कि वो कोविड की वजह से ही वो कैजुअलिटी हुई, उसका और भी कोई कारण हो सकता था। तो लेकिन उन्होंने मीटिंग्स करी और लोगों को ये आगाह किया कि आप मुस्तैद हो जाइए, अगर इस तरह की कोई स्थिति आती है तो उसका सामना करने के लिए आप बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो जाइए। और जो कोविड की जो गाइडलाइंस दी गई हैं उन गाइडलाइंस को खुद भी फॉलो करिए और लोगों से भी फॉलो करवाइए। आप जिस भी अस्पताल से जुड़े हैं, जिस भी संस्थान से जुड़े हैं, जिस भी समाज में रह रहे हैं, जिस भी परिवार में रहे हैं, वहां को आप ये समझाएं कि कोई किसी भी तरह से भयाक्रांत होने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या जरूरत है कि हम समझें, स्थिति को समझें, अपनी परेशानियों को समझें और साथ में हमने पिछली बार 2 बातें बहुत अच्छी तरह से समझ ली हैं। एक तो ये कि कोविड-19 ने हमारी जड़ों को हमसे जोड़ दिया है। हम भूल चुके थे कि हमारे अपने जो महर्षि हैं, हमारे सुश्रुत हैं, हमारे चरक हैं, इनको हम भूल चुके थे। हम धन्वंतरी देव को भूल चुके थे। हम ये सब भूल चुके थे कि आयुर्वेद में ही हमारी प्राण वायु निहित है। अब हम जान गए हैं कि अब हम उन सब की शरण में हैं, तो हम पूर्ण रूपेण आज सुरक्षित हैं क्योंकि हम आयुर्वेद हमारे साथ है। इससे हमारा एक तरह से पिछले दिनों आप लोगों ने बार बार वेबिनार्स किए, लोगों को शिक्षा दी, जिससे लोग ये जान गए कि एक बार जो डॉक्टर तोमर एक बात जो कहते हैं वो बहुत गांठ बांधने वाली बात है कि इम्यूनिटी एक दिन की चीज नहीं है। आप चाहें कि एक दिन में अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा लें तो नहीं, एक दिन की बात नहीं है, ये तो जीवन पर्यंत का एक कह सकते हैं आप, एक हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा होना चाहिए, एक अंग होना चाहिए कि हम कम से कम जो जीवन हमको मिला है उसको हम सुरक्षित रखने का साधन तो जाने कि किस तरह हम, वो सब हमारे आसपास है। तुलसी हमारे पास है, गिलोय हमारे पास है, आंवला हमारे पास है और अब तो जाड़े का सीजन यानी च्यवनप्राश का सीजन। अगर कोई व्यक्ति, मुझे लगता है 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम, चाहे वो किसी भी कंपनी का बना हुआ हो, मुझे ज्यादा तो डॉक्टर तोमर समझते होंगे कि कौन किस कंपनी का बेहतर होता है या किसकी गुणवत्ता ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कमोबेश सभी एक जैसे हैं। अगर हम 1 चम्मच दूध के साथ या गर्म जल के साथ या वैसे ही अगर हम सादे पानी के साथ या बिना पानी के भी अगर हम 1 चम्मच च्यवनप्राश खा लेते हैं, वास्तव में देखो तो बड़ा पौष्टिक होता है और बहुत स्वादिष्ट भी होता है। च्यवनप्राश कड़वा नहीं होता, बहुत स्वादिष्ट होता है। तो एक बार इसका टेस्ट अगर बच्चों को डेवलप हो जाता है बच्चों में, तो फिर बच्चे बहुत खुशी खुशी मांग के खाते हैं इसे। अब पहले गर्मी का दिन था तब तो नहीं खा सकते थे च्यवनप्राश उतना, लेकिन अब जाड़े का समय है तो 1 चम्मच हम च्यवनप्राश सुबह और शाम अपने बच्चों को भी दें, हम भी लें, नियमित सेवन करें, तो हमें लगता है कि काफी हद तक हम सुरक्षित रहेंगे। और अब तो पिछले दिनों बहुत सारी ऐसी प्राण रक्षक कह सकते हो आप, या अब वो लोग टॉनिक को नहीं खोजते हैं। पहले लोग टॉनिक खोजते थे, किसमें आयरन मिलेगा, किसमें कैल्शियम मिलेगा, किसमें मल्टीविटामिन मिलेगा, किसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। नहीं,
अब क्या सोचते हैं, ऐसे आयुर्वेद की दवाएं देखते हैं कि जिससे हमें हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, कि हम किसी भी तरह की व्याधि, किसी भी तरह की रोग से लड़ने के लिए हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, उसका मुकाबला कर सके। एक चीज और हमने जो सीखी वो ये सीखी कि हम जान गए हैं कि अपनों से बिछुड़ने का कष्ट क्या होता है, ये हमने देखा है। और हमने एक चीज ये शिक्षा ले ली है कि हमने लोगों की उपेक्षा की पिछले दिनों, सिर्फ अपने बचाव के लिए। परिवारजन कोई या पड़ोसी कोई कोरोना ग्रस्त हुआ, हमने उसे छोड़ दिया सिर्फ इस भय से कि हम जान रहे हैं कि ये बहुत ही संक्रामक रोग है, ये मरीज के कुछ के पास रहेंगे तो उसके सांस से या उसके छींकने से जो जल कण निकलेंगे तो हम भी प्रभावित हो जाएंगे। हम उसका छुए हुए अगर सतह को हम भी स्पर्श कर लेंगे तो हम भी संक्रमित हो जाएंगे। वो एक कोरोना का बहुत ही भयावह रूप था। अब वो भयावह रूप हमारे बीच है ही नहीं। और दूसरी बात एक और है, हमने जिन लोगों को खोया तो हमने देखा ज्यादातर संख्या उन लोगों की थी जो उपेक्षित पड़े हुए थे अस्पतालों में, जिनके परिजन उन तक नहीं आ पा रहे थे, वो एकाकीपन की वजह से मर गए। तो अब हम ये गलती तो कृपया ना दोहराएं। हमने एक चीज सीखी है, और अब मैं इसके, हालांकि अब तो इसके वैज्ञानिक प्रमाण भी हमारे सामने हैं कि हमारा जो आध्यात्म है, हमारे जो मंत्र हैं, हम कहते हैं ना कि अरे शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा है, अभी मार्केश चल रहा है तो लघु मृत्युंजय का जाप करवा लीजिए, राहु की शांति करा लीजिए, शनि की शांति करा लीजिए। तो ये एक हमारा विश्वास ही तो है कि हमारी एक कहीं ना कहीं इसकी भी कहीं ना कहीं प्रामाणिकता होगी, ये मंत्र साध्य होंगे, ये हवन कहीं ना कहीं अपना प्रभाव देते हैं। तभी हमने पिछले दिनों देखा एक चीज, डॉक्टर तोमर आपने नोटिस की होगी कि अभी कोरोना के बाद के कार्यकाल में इस समय खंड में इतने ज्यादा लोगों ने भागवत की कथा सुनी, शायद रिकॉर्ड होगा। लोगों ने बड़े बड़े अनुष्ठान किए। क्यों किए? क्योंकि हमारा उनके प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है, हमारा विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो रहा है। तो क्या फर्क पड़ता है अगर हम सवेरे उठ के अगर गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ लगा दे, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये भी कहा गया है कि रुग्णावस्था में या अगर किसी और वजह से आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो श्रवण मात्र से भी उसका प्रभाव मिलता है। शिव स्तुतियां लगा दें, शिव स्तुतियां सुनते रहें, सुंदरकांड का पाठ लगा दें, कितना घर का वातावरण कितना शुद्ध हो जाता है। एक तरफ हम सिखाते हैं व्यक्तिगत शुद्धता, एक तरफ ये हमारी मानसिक शुद्धता है। कहते हैं ना, मेडिकल की कई सारी थेरेपीज है जिसमें हम क्लियरेंस करते हैं, जो हमारे शरीर की जो गंदगी है उसको, आपके आयुर्वेद में भी शोधन की है प्रक्रिया कि हम उसे शुद्ध करते हैं, शरीर का शोधन के लिए उन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरह से ये हमारे मंत्र भी ये एक तरह से शोधक की तरह ही हैं। हम इनमें सिर्फ विश्वास करना सीखें। अगर हम नियमित आहार रखें, हम नियमित व्यायाम करें, हम उपयुक्त मात्रा में आयुर्वेद के अनुसार जड़ी बूटियों और औषधियों का सेवन करें, तो हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्वयं ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर तोमर बार बार बता रहे हैं हमें, बार बार हमें ज्ञान दे रहे हैं, बार बार एक तरह से हम विस्मित होते हैं, फिर हमें याद दिलाते हैं कि देखिए ये सब चीजें आपके खुद के घर में है, उनका आप सेवन करिए। अदरक का सेवन करिए, काली मिर्च का सेवन करिए, आप सुरक्षित रहेंगे। आप अजवाइन का सेवन करिए,
सारी चीजें हमारे घर में है, हल्दी हमारे घर में है, हम तो कहते हैं, बार बार इस बात को कहते हैं कि विश्व का सबसे अधिक पोषक तत्वों से भरी हुई अगर कहीं थाली है तो वो हमारी भारतीय शाकाहारी थाली है, जिसमें सर्वगुण संपन्न है, जिसमें जिसको कह सकते हैं हम कि इतनी संतुलित मात्रा में सारी चीजें हमारे मसालों में है, हमारी सब्जियों में है। अब तो बार बार कहा जा रहा है कि आप देशी घी का, गाय के घी का 1 चम्मच, तला भुना खाने को डॉक्टर तोमर मना करते हैं, लेकिन डॉक्टर तोमर कहते हैं कि गाय का घी, आजकल हमारे जितने बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट हैं, क्योंकि आजकल एक फैशन से चल पड़ा है कि हर किसी न किसी एक को फॉलो करने का, तो वो सब ये कहते हैं कि आप दिन भर में 1 चम्मच शुद्ध गाय का घी रोटी में लगा के खा लें, वैसे ही चाट लें, चम्मच से सीधे ले लें, उसका सेवन कर लें, तो आपकी इम्यूनिटी काफी हद तक बढ़ जाती है, काफी कुछ बढ़ जाती। तो ये जो बचाव के उपाय हमारे पुरखों ने हमें जो बताए, आज जरूरत है हम वो नानी माँ के, दादी माँ के नुस्खे अपने बच्चों को फिर बताएं, उनकी वैज्ञानिक प्रामाणिकता के आधार पर बताएं, क्योंकि आजकल के हमारे बच्चे ऐसा नहीं है कि हमारे बड़े उन्होंने जो हमको समझा दिया उसे हमने स्वीकार कर लिया। आजकल तो उनको एविडेंस प्रूफ चीजें चाहिए, तो डॉक्टर तोमर के पास एविडेंस है, वो बता सकते हैं कि अगर इतनी मात्रा में ये इस चीज का अगर सेवन किया जाए तो हमें उससे क्या लाभ होता है। जरूरी नहीं है कि हम विदेशी दवाओं पे जाएं और उसके ये जैसे साइड इफेक्ट्स मैं झेल रही हूँ ऐसे हम झेलें। ये क्या है, स्टीरॉयड का साइड इफेक्ट है, लेकिन क्या किया जाए, जीवन रक्षक के तौर पे एकदम से हाइपोटेंशन हुआ, आपको जरूरत पड़ेगी, लगवाना पड़ा भाई, हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन अगर हम अपनी जीवन शैली के प्रति सतर्क रहें, जो हमारे पुरखों ने बताया है, कैसे बैठ के भोजन करें, हाथ धोएं, बार बार अभी कहा जाता है साबुन से हाथ धोइए, साबुन से हाथ धोइए, ग्लव्स पहनिए, है, तो ये तो हमारे हमारे पद्धति हमारी सिखाती है, हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है कि हाथ धो के जो भी चीज मुंह में डालनी है, जो भी सेवन करने हैं, हम स्नान करने के बाद भी आत्मशुद्धि करते हैं 3 बार आचमन से। यह आत्मशुद्धि क्या है? शरीर की शुद्धि तो हमने कर ली, मन की, आत्मा की शुद्धि कैसे होगी? तो वो आचमनी से, ये एक सिंबॉलिक है, कह सकते हैं हम, सांकेतिक एक ये है कि हमें जितना जरूरी हमारे व्यक्तिगत स्वच्छता है, शारीरिक स्वच्छता है, कपड़ों की स्वच्छता है, उतनी ही ज्यादा जरूरी हमारी मानसिक, हमारी सोच की, हमारी भावनाओं की शुद्धता है। और मैं तो पता नहीं क्यों अब मेरा कुछ ज्यादा ही, मेरी आस्था, या कह सकते हैं कि भाई 66 बरस की उम्र में अब वानप्रस्थ की तरफ आदमी जाता है तो भगवान की शरण में चला जाता है, लेकिन मैंने सब प्रमाण ये देखा है, सब प्रमाण देखा है कि जो भी आध्यात्म की शरण में रहे, कोरोना काल, कोरोना महामारी के दौरान जिन्हें भी अपने प्रभु पे आस्था थी, जो भी रामचरितमानस का पाठ सुनते रहे, करते रहे, जो सात्विक जीवन बिताते रहे, जिन्होंने मांसाहार का समुचित त्याग कर दिया था, किसी भी तरह के किसी भी व्यसन में नहीं लिप्त थे, न तंबाकू का सेवन कर रहे थे, न मदिरा पान जिन परिवारों में हो रहा था, वो सब सुरक्षित रहे। आप विश्वास करिए, वो सब सुरक्षित रहे, पूरा परिवार सुरक्षित रहा, वो मोहल्ला सुरक्षित रहा। ये सिर्फ कोई किंवदंती नहीं है, ये आंख देखी, सामने की देखी बात है। तो कहीं ना कहीं अब ये प्रमाणित हमारे मंत्रों का तो अब
ये तो विश्व सिद्ध हो चुका है, प्रमाणित हो चुका है कि ओम में क्या शक्ति है, हमारे गायत्री मंत्र में क्या शक्ति है, हमारे लघु मृत्युंजय मंत्र में क्या शक्ति है। तो ये आध्यात्म से हम खुद भी जुड़े, अपने बच्चों को भी जुड़े, तो ये कोरोना क्या कोई भी महामारी हमको छू भी नहीं जा सकती। अब हमारे पास वैक्सीन की एक रक्षा कवच है वैक्सीन का। जिन्होंने भी वैक्सीन लगवाई वो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ढाल है। कोई भी कोरोना की लहर आएगी हमारा बांका नहीं बिगाड़ सकती, हमें छू के नहीं जा सकती, क्योंकि हम वैक्सीनेटेड हैं। हमने दोनों डोज उसके वैक्सीन के लिए, और हमने साथ में हमने तीसरा डोज, सुरक्षात्मक डोज जो कहा गया था, वो भी हमने उसका डोज भी लिया। और अब हम पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो हमारे आपकी जो भी हम सब लोग स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हैं, हमारी ये एक मौलिक हमारी जिम्मेदारी है, हमारी एक मॉरल ड्यूटी भी है कि हम जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है उनको कम से कम वैक्सीन लगवा दें। चाहे वो आयुर्वेद के हों लोग या जो भी हों, हमारे साइंटिस्ट ने प्रूफ करके तैयार की है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसमें कोई भी किसी भी विधा का कोई वो अपमान नहीं होता है, कोई उल्लंघना नहीं होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी घर घर आयुर्वेद ले जा रहे हैं, घर घर वैक्सीन के उन्होंने सारे, शायद ही किसी देश में इतनी वैक्सीन लगी होगी जितनी हमारे देश में। तब यही वजह है कि इतनी जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद आज भी मोदी जी जैसे सात्विक जीव के कर्णधार के रूप में हमारे बीच हैं, जो हम सबको ये बार बार बता रहे हैं कि सात्विक बनो, शुद्धता से रहो, शुद्ध चित्त रहो, और जो हमारी पारंपरिक, हमारी जो इंटीग्रेटेड मेडिसिन पद्धति है उसे अपनाओ। लोगों को अपने एक होलिस्टिक मेडिसिन, बार बार वो कहते हैं कि होलिस्टिक मेडिसिन को अपनाइए, उसमें आयुर्वेद भी हो उसमें, क्योंकि हर पैथी की अपनी कहीं ना कहीं सीमाएं हैं। तो हमें अपने फलक को, अपने सोच के फलक को थोड़ा विस्तृत करना होगा। हमें अपनी संकीर्ण सोच को त्यागना होगा, और चाहे पब्लिकली एक्सेप्ट करें न करें, कोई, हम तो दावे से कह सकते हैं कोई ऐसा एलोपैथी का डॉक्टर नहीं रहा होगा, यूनानी का डॉक्टर नहीं रहा होगा, या और किसी पैथी का डॉक्टर नहीं रहा होगा जिसने कि आयुर्वेदिक सुरक्षात्मक मेडिसिन का उपयोग ना किया होगा। तो सतर्क रहें, जागरूक रहें। जागरूक करने की लोगों को जरूरत है, लेकिन साथ ही डरे नहीं, डरे नहीं। आज भी हम सबके बीच भाई अवनीश पांडे, डॉक्टर तोमर, डॉक्टर आचार्य, डॉक्टर ठाकर जैसे बहुत 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 अनगिनत आयुर्वेद आचार्य, आयुर्वेद के वैज्ञानिक हैं, जो अपनी चीजों को प्रमाणित कर चुके हैं। अब ये एविडेंस प्रूफ मेडिसिन है, तो उसको अपनाएं। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद शांति मैम, आपने बड़ी व्यवहारिक तरीके से हमारे सर्वांगीण स्वास्थ्य के संदर्भ में फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल सभी पक्षों के बारे में बड़ी खुल करके बात की। और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कही कि आध्यात्मिकता एक ऐसा अंग है कि जिसके चलते निश्चित रूप से हमको उन चीज़ों की उपलब्धि हो सकती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तीसरी महत्वपूर्ण चीज आपने ये कही कि जैसे यज्ञ चिकित्सा की बात हम लोग करते हैं, हमारे सहयोगी विश्व आयुर्वेद मिशन के महामंत्री डॉक्टर DP आर्या ने पूरे कोरोना कालखंड में कंटिन्यूअसली क्या रेगुलर होता है हवन,
यज्ञ कार्य। तो यज्ञ के चलते, उस हवन के चलते, उस परिवार में ही नहीं, उनके आसपास के पूरे गांव और क्षेत्र में कोविड-19 का असर जो है न के बराबर रहा, जो अपने आप में स्वतः प्रमाणित है। ये यज्ञ चिकित्सा भी एक महत्वपूर्ण चिकित्सा है। तो उनके दिन का प्रारंभ भी होता है यज्ञ से और हवन से। तो हमें इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखना होगा। आपने देसी घी की बात कही, तो हम बार बार इस बात को कहते हैं कि देसी घी का प्रयोग हम करें तो डाइनिंग टेबल पर करें, किचन में नहीं, क्योंकि जब उसको उबाल के ट्रांसफैट बना देंगे तो वो नुकसानदायक होता है। तो आप दाल में डालें, रोटी में लगा के खाएं, उसका प्रयोग जरूर करें। और साथ साथ में हमारी जीवन शैली ऐसी हो कि शारीरिक स्वच्छता के साथ साथ में मानसिक स्वच्छता रहे, और हमारा जो दृष्टिकोण हो वो हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। सकारात्मक सोच, शुद्धता और आध्यात्मिक विचार साल, इसके चलते हम निश्चित रूप से कोरोना नहीं, किसी भी महामारी से हम पार पा सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम भारतीय संस्कृति के इस परिवेश में आज लोगों को काफी जागरूकता पैदा हुई है, और मैं सकारात्मक सोच रखता हूं। मुझे विश्वास है कि आगे आने वाली जो लहर से जो भयाक्रांत वातावरण दूसरे देशों ने तैयार किया है, हमारे देश की जनता पे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और भाई अवनीश पांडे जी का जो विचार कि आज ये चिकित्सालय में जो बेड्स, ऑक्सीजन का इक्विपमेंट्स का अरेंजमेंट, ये सारी चीजें बनी रहें, लेकिन ईश्वर करे वो हमेशा खाली बनी रहे, वहां पर किसी व्यक्ति को जाना न पड़े, तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। और मैं कहता हूं, जैसा शांति जी ने कहा कि जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल मऊ, उस आपत्ति के काल में, कोरोना कालखंड में, जिनके विचार में सकारात्मक सोच थी, भगवत भक्ति थी और आपका आहार विहार सात्विक था, उनमें व्यक्तिगत रूप से मैंने अनुभव किया है। और ये सकारात्मक सोच के लोगों को सबसे कम प्रभाव पड़ा, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शांति बहन जी कि आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, अपने विचारों से हम लोगों को अवगत कराया। डॉक्टर अवनीश जी, आप अपना पूरी कार्य करके आज आए हैं, थके थकाए हैं। मैं चाहता हूं कि अपने विचार रखने के बाद हमारे पास डॉक्टर संजीव जी का रिटर्न स्टेटमेंट आ गया है मैटर, वो न जुड़ पाने की वजह से डॉक्टर संजीव जी का भी आ गया है और डॉक्टर उनका भी आ गया है, डॉक्टर कटोच जी का। तो मैं चाहता हूं कि आपके प्रेस मीडिया के लिए मैं आपको सबमिट कर दूंगा और आप कार्यक्रम के अपने विचार रखते हुए कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जाएं। डॉक्टर अवनीश जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक चीज, जैसा कि अभी सर ने बताया था, अनूप ठाकर सर ने बताया था कि वर्तमान, जैसे कि पिछली बार जो कोविड लहर थी उस समय ज्यादातर सीजन जो था गर्मियों का था, और आयुर्वेद में कहा जाता है उस समय हमारे शरीर की इम्यूनिटी भी थोड़ा सा कम हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो इस समय कि हमारी जो जठराग्नि है वो भी प्रबल रहती है। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम देखें तो शिशिर, हेमंत ऋतु जो हमारी बताई गई हैं, यहाँ पे हमारी जठराग्नि थोड़ा सा मजबूत रहती है। तो कहीं न कहीं क्या ये हमारी जो शारीरिक प्रकृति है इस समय, ये हमको इस बीमारी से बचाने में कितना कारगर रहेगी सर, इस पे थोड़ा सा। बहुत बढ़िया आपका विचार है। हमारे यहाँ कहा है आधावंते च दौर्बल्यम विसर्गादान यो निराम मध्य मध्यबलम तुंते श्रेष्ठ मग्रे च निर्देशित। ये उत्तम स्वास्थ्य का काल है, इसको हम कहते हैं हेल्दी सीजन। हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, जिसके चलते रसायन औषधियों का प्रयोग हो, चाहे आहार का प्रयोग हो, शरीर में समुचित रूप से इनका पाचन होता है, उसका अवशोषण होता है और शरीर को लगता है। तो इम्यूनिटी बढ़ने का ये काल है। दूसरी बातें जो आपके सामने मैंने बताई कि ग्रीष्म ऋतु में पित्त प्रधान द्रव्यों का हम सेवन करेंगे तो पित्त प्रधान द्रव्य जो होंगे वो हमारे यहाँ एसिडिटी से लेकर के पैतृक विकारों को पैदा कर सकते हैं। चूंकि कोरोना में मूल रूप से कफ का प्रदुष्ट होना देखा गया है, तो कफ को नष्ट करने के लिए हमारे यहाँ कहा गया है कटुतिक्त कषायणम कोपियंत समीर नाम और मधुरतिक्त कषायणम कोपियंत श्रेष्ठमाणाम। तो हमको कटुतिक्त कषाय औषधियों का प्रयोग इसमें प्रयोज्य है। और जितनी भी औषधियां हम प्रयोग करते हैं, चाहे शुंठी है, मरिच है, पिपली है, दालचीनी है, ये सारी की सारी औषधियां जो रासायनिक गुण से भरपूर हैं, वो सभी आपकी कफ सामक भी है। इसलिए ये ऋतु के अनुकूल भी होने के कारण ये बिल्कुल डरने का विषय नहीं है। हमको आहार व्यवस्था को सही करना है, लोगों को क्या खाना है क्या नहीं खाना इसके लिए जागरूक करना है। खाली पेट न रहें। अक्सर घर की महिलाएं सारा काम निपटाने के बाद, पूजा करने के बाद, मैं पूछता हूं पेशेंट्स को
कि आप नाश्ता कब करते हैं? बोला साहब सब घर को जब खाना खिला देते हैं और हम पूजा कर लेते हैं, 1:30-2 तो बज ही जाता है। ऐसी स्थिति को हमको जुटलाना है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही नहीं है तो धर्म किस काम का? तो हमको शरीर के अनुकूल सारी गृहिणियों को भी हमको जागरूक करना है कि खाली पेट न रहें। तो आप समय से भोजन करें, और सामयिक और ऋतु भोजन, जैसे इस समय मिलने वाली हरी सब्जियां जो आपको मिल रही हैं, चाहे मटर हो, पालक हो, बथुआ हो, मेथी हो, इनका हम प्रयोग करें, सूप बना करके पिए। नेचुरल चीजें अधिक से अधिक हमारी थाली तक पहुंचे। जैसा कि शांति बहन ने बताया आपके सामने कि हमारी थाली सबसे सुरुचिपूर्ण है, यही हमारा जो बैलेंस फूड है। अन्न वर्ग, आपका जो ये इक्षु वर्ग, फल वर्ग और सिंबी दाल वर्ग, ये सारे वर्ग जो हमारे यहाँ दिए गए हैं, इन सब का जब प्रयोग करते हैं तो यही सबसे अधिक बैलेंस फूड है। इसमें माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सभी भरपूर मात्रा में मिलते हैं। एक बात और बताना चाहूंगा कि हमने 100 गांव के लोगों ने प्रयागराज में एक एनजीओ बनाया है। उस एनजीओ के माध्यम से उन लोगों ने क्या किया है कि एक मल्टीग्रेन बना रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड। उसमें काला गेहूं, जौ, चना, ज्वार, मक्का, बाजरा, रागी और मेथी, इसको मिलाकर के आटा तैयार किया है मल्टीग्रेन, जिसके सेवन करने से न केवल डायबिटिक्स, अन्य सभी लोगों के लिए ये बूंद का काम कर रहा है। ये आपके कोलन को हेल्दी रखता है। तो उसका हम लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रभाव आंकड़ित कर रहे हैं। प्रति संडे को आते हैं जो भी प्रयागराज वासी इसके लिए इच्छुक होंगे, उनको हम बताएंगे। उनकी गाड़ी आती है और आपके ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक ऑयल, आपके कच्ची घानी का कोल्हू का निकाला हुआ तेल, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आज उन किसानों की पहल को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ये माननीय मोदी जी की ये एक बहुत बड़ी सोच है कि जिसके चलते लोगों में जागरूकता पैदा हुई है। तो आज अगर हम वो करेंगे तो निश्चित रूप से हमको लाभ मिलेगा। और डॉक्टर अवनीश जी का जो प्रश्न है, ये बहुत ही सकारात्मक हमारा वातावरण है। बिल्कुल भयग्रस्त नहीं होना है, लेकिन सावधानी अवश्य रखना है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का प्रयोग करने में हमको कतई कुताही नहीं बरतना है, लेकिन साथ साथ में अपने खान पान और जीवन शैली को संयमित रखना भी हमारा दायित्व है। यदि हम ये पालन करते हैं तो बिल्कुल कहीं से भी कोई डरने की जरूरत नहीं है, तो हम निश्चित रूप से स्वस्थ रह पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अवनीश जी। सर एक बात और सर, जैसे कि इस समय उत्तर भारत में ठंड भी चल रही है, लोग अलाव जलाते हैं इस समय। अभी आपने सर धूपन की बात कही, तो धूपन कहीं न कहीं हमारे एनवायरनमेंट को, वातावरण को शुद्ध, तो सर ऐसे कौन से द्रव्य हैं जो जैसे अलाव लोग जलाए हुए हैं, उसमें कौन कौन से द्रव्य डाल दे जो हमारे वातावरण को शुद्ध रखेंगे सर? एक साथ दो कार्य हो जाएगा, ठंड से भी बचाव हो जाएगा। देखिए, हम लोगों ने एक आयुर्वेद धूप तैयार की है। आयुर्वेद धूप तैयार की है, उसमें आपका सरसों, राई और आपका जो नीम का पंचांग, नीम की पत्ती, नीम की छाल, नीम की खली, ये सारी चीजों को अगर हम डाल सकते हैं, और गाय का घी या थोड़ा भी है, इस मिश्रित सामग्री को मिलाकर के, जैसे हवन सामग्री होती है, यदि आप आग में डाल देते हैं, वातावरण भी शुद्ध होगा। और आपको जैसे आप धूपन के माध्यम से ये द्रव्यों का प्रभाव हमारे श्वसन तंत्र में भी जाएगा, तो वहां भी ये लाभकारी होगा। तो इसमें आप इन सब का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही उत्कृष्ट काम करता है। नीम का प्रयोग करें, और हल्दी की गांठ भी इसमें हम डाल सकते हैं। हल्दी है, नीम है, अजवाइन है, और ये आपका क्या नाम है आपका, राई है, इनका हम प्रयोग करें। गूगल लोबान वगैरह का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये केवल जो है, जब आग ताप रहे हैं, साथ में हम थोड़ा सा द्रव्य उसमें डाल दें, तो इसका वातावरण के ऊपर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। ये बहुत अच्छी चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुल मिला के हमारे आज के इस कार्यक्रम का निष्कर्ष यही निकलता है कि हमारे जो आप आज के विशेषज्ञों ने बताया कि जैसा भी अगर आप लक्षण आता है कोविड का, तो बिल्कुल देर न करें, तुरंत जाके अपनी जांच करवाएं और सेल्फ मेडिकेशन से बचें। तुरंत चिकित्सक से सलाह लें, और मनमाना तरीके से काढ़े का सेवन जैसे पहले लोगों ने किया उस तरीके से ना करें, उस चीज को पुनरावृत्ति न करें। चिकित्सक से सलाह जरूर लें। बूस्टर डोज जिन्होंने नहीं लगवाया है वो अपना वैक्सीनेशन जरूर करा लें, और 12 वर्ष तक के बच्चों को भी वैक्सीन लगा था तो उसको जरूर आप लोग करा लें। मास्क का प्रयोग जरूर करें, ऐसा हमको कल से निर्देश मिल रहा है। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, और कुल मिला के हाँ
पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए हमको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी गोवा में आयुर्वेद के बारे में इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई। उन्होंने कहा था कुछ लोग समझते हैं कि आयुर्वेद सिर्फ और सिर्फ इलाज के लिए है, ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद जीवन जीने का हमें तरीका सिखाता है। बहुत अच्छी उन्होंने स्वस्थ की जो परिभाषा, इस श्लोक साक्षात उन्होंने बोला, कितनी अच्छी बात बताई। और उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताई थी, आयुर्वेद इलाज से आगे बढ़कर वेलनेस की बात करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई थी। पर मामले में हम पीछे छूट गए, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, सही बात है। और आज हमें डेटा बेस्ड एविडेंस का डॉक्यूमेंटेशन करना होगा। प्रधानमंत्री जी ने अपनी बातें रखी थी। इन्हीं सभी बातों के साथ हम सभी आयुर्वेद को अपनाएंगे, अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और स्वस्थ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े। विश्व आयुर्वेद मिशन का यह प्रयास रहता है कि हम पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को स्वस्थ रखने का एक प्रयास कर सकें, और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति मंत्र के साथ हम लोग इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। इसके पहले हम आज के अपने सभी वक्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जो लोग भी इस कार्यक्रम को फेसबुक पे देखे या भविष्य में भी रिकॉर्डेड देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद मैम और सभी हमारे अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में भी हम बहुत जल्दी जागरूकता अभियान को जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा, थैंक यू सो मच। बहुत आभार, बहुत आभार।